हिमाचल सरकार के मीडिया एडवाइजर अंदर चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर राम सुहाग सिंह जी, राकेश कंवर जी, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, विकास सू जी, एमडी मिल्क फेडरेशन, सभी सोसाइटी के आए हमारे प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक के हमारे सभी साथीगण, आज इस बैठक का उद्देश्य आपके सुझाव लेना था, आपके दर्द को समझना था। मेरा मानना है कृषि हमारा अतीत है और कृषि ही अस्तित्व था। धीरे धीरे हमारी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, हम सरकारी रोजगार की ओर बढ़े। जब मैं मुख्यमंत्री बना, जैसे चेतराम ठाकुर जी कह रहे थे, इससे पहले मेरी 1 साल पहले चर्चा हुई थी कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाए। इस दृष्टि से एक सोच बनी जिसमें दुग्ध उत्पादक भी एक इकाई के तौर पर हमारे सामने आया। जब हम छोटे थे, घर में जाते थे, गाय भैंस देखा करते थे, दूध को दुआ भी करते थे। धीरे धीरे ये प्रचलन गाय भैंस रखने का कम हो गया और सरकारी रोजगार की तरफ हम बढ़ने की दृष्टिकोण आगे बढ़ते गए। मुझे छोटी सा रोजगार सरकार में मिल जाए, मैं उसमें वो छोटे से रोजगार में 10 साल तक खुश रहूंगा, फिर सरकार पक्का करेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस दृष्टिकोण ने समाज में एक ऐसी सोच बना दी कि सरकारी नौकरी ही के माध्यम से आप अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। आज मैं जिस संदर्भ में आपसे बात करने आया हूं, जितने भी दूध उत्पादक लोग हैं ये सब कृषक हैं और एक भाग कृषक का पशुपालन से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाग खेती है और तीसरा भाग उस खेती से पैदा होने वाला अनाज है। ये सब एक दूसरे के पूरक है। तो पहला पार्ट को अगर हमने कृषि में कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करना है, तो हमें पशुपालक के रूप में आगे आना पड़ेगा। पहली बार जब हमने 6 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की तो मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि जो भी दुग्ध उत्पादक है उसको थोड़ी अश्योरेंस सरकार की तरफ से मिले कि इससे ज्यादा रुपया अगर आप दूध का कमाना चाहते हैं तो आप मार्केट में बेचेंगे, लेकिन इससे कम आपका प्राइस अगर कोई खरीदना चाहेगा तो वो सरकार खरीदेगी। ये उद्देश्य है, ताकि आपको एक एश्योरेंस देना सरकार का दायित्व है। और मैंने जब राकेश कंवर जी से बात की, उसके बाद हमारा बजट बन रहा है। आपसे जो मैं सुन रहा था, बड़े गौर से विचार कर रहा था और हमारे जो बाहर से आए हमारी मैडम है, इन्होंने जो बताया ये सही भी है। जो हमारे दूध की क्वालिटी है वो हमारे प्रकृति ने अपने आप ही इतनी मजबूत करके दी है, आबो हवा और जो चारा है, लेकिन हम उस चीज का पता नहीं लगता। अब समय आ चुका है कि हमें कृषि को भी एक रोजगार के रूप में अपनाने की जरूरत है। आज तक कृषि को हमने महज एक विभाग मानकर रख दिया था, कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किए, कोई सोच विकसित करने की कोशिश नहीं की और समाज में जब तक परिवर्तन नहीं आए, नई सोच ना आए, तो वो कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। इस दृष्टि से जब हमने पहला बजट रखा तो आपने मेरे बजट में एक झलक देखी होगी और बड़े सोच विचार के बाद हमने वो पहला बजट रखा कि हम हिमाचल प्रदेश को 2026 तक ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करेंगे। मकसद ये है कि हमारे बड़े पहाड़, झरने, प्राकृतिक सौंदर्य, इसकी जलवायु भी खराब ना हो
और किस तरह हरित राज्य के रूप में बढ़े, उस दृष्टि से हमने पहले बजट में कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखा, जिसमें डीजल की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ियों की कमी करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाने की व्यवस्था का हमने प्रावधान किया। और उसी में हमने कृषि से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की। जब 6 रुपये बढ़ाए थे तो वो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं कि 6 रुपये बढ़ाकर मैं सिर्फ आपकी जेब में पैसा डालना चाहता हूं। मैं आपको स्वावलंबी बनाना चाहता हूं। जब आप ये सोचें कि इस कार्य को करने के बाद मेरी संतुष्टि हो रही है और मैं घर बैठकर ही अपना रोजगार पैदा कर रहा हूं, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारी आर्थिक बदहाली है, आर्थिक तंगी है, हम सब कुछ देते हैं और लोगों को, लेकिन किसान को क्या दे रहे हैं? किसान की आर्थिक मजबूती के लिए हम क्या कर रहे हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किन उपायों को हम आगे लाना चाहते हैं और किस प्रकार आत्मनिर्भर हिमाचल की हम नींव रखना चाहते हैं? हमारी सरकार उस दृष्टिगत से कार्य कर रही है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं, आज जो हम लोग कृषि के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, वो अपने अंदर एक विश्वास लेकर जाइए कि आने वाले समय में, आज से 40 साल पहले आपके लिए योजनाएं नहीं बनी होगी, लेकिन भविष्य की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई जा रही है और जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम जब पशु पालेंगे, दूध पैदा करेंगे तो गोबर भी होगा। हम कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, कैसे नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं? अब 12, 16, 32 का हम प्रयोग करते हैं, यूरिया का हम प्रयोग करते हैं, कोई कीटनाशक हमारी कनक को लग जाता है तो हम, और फंगस लग जाए कनक में तो उसके लिए हम कौन सा यूरिया क्या प्रयोग करते हैं, मक्की में कुछ सुंडी का कीड़ा लग जाए तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। इन सब चीजों से हमें नियमित तौर पर चले नहीं, लेकिन हमें बदलना होगा। जब हमारे पास पशु होगा, हमारे पास गोबर होगा, तभी हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे। अब प्राकृतिक खेती से जो आप पैदा करेंगे, क्योंकि यूरिया से जो ज्यादा पैदा करेंगे, अगर आप 5 बीघे में 10 क्विंटल पैदा करते हैं और जब आप प्राकृतिक खेती में जाएंगे तो आप आधी पैदावार रह जाएगी आपकी। जब आधी पैदावार रह जाएगी तो किसान क्या सोचेगा कि मेरे तो इससे आय हो ही नहीं रही है, इससे अच्छा तो मैं डिपू के पास जाकर 2 रुपए किलो आटा और 3 रुपए किलो चावल खरीद लूं, क्योंकि उसकी आय ही नहीं बढ़ रही है। इसलिए लोगों ने खेती करना भी हिमाचल प्रदेश में छोड़ दिया, पशुपालन भी छोड़ दिया। अब ये नहीं कहते कि पशु पालना चाहिए, खेती करनी चाहिए, लेकिन हम व्यवसाय के तौर पर, रोजगार के तौर पर कृषि को एक उद्योग मानकर इसको आगे लाने की हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में सफलता तभी मिलेगी जब आपके विचारों का समावेश आने वाले समय में बजट में किया जाए। जो आपने विचार रखे, आप सब कृषक हैं, आप कोई पशुपालक नहीं है। कुछ घुमांतु लोगों को छोड़कर बाकी सभी कृषक है। अगर वो कृषि से, दूध उत्पादक से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कृषि से भी जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास कृषि की जगह नहीं होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 70-80% लोगों के पास कृषि योग्य भूमि है। लैंड होल्डिंग छोटी है। इस दृष्टिकोण से हम आपसे एक और आग्रह करना चाहते हैं। भविष्य की खेती प्राकृतिक खेती है। आप जो पशुपालक है, आप थोड़ा इस और भी ध्यान दीजिए। जहां तक दूध की बात है, दूध में क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, हमारी सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि जो अच्छी क्वालिटी का दूध होगा उसके लिए हमने किस प्राइस को निश्चित करना है, हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से भी। मैं देखता हूं कि किसानों की कई जगह रेगुलेशंस बने हैं। अब कई जगह खैर का पेड़ है, उसको खैर के पेड़ को रेट कौन तय करता है? किसान तय नहीं करता।
वो ठेकेदार तय करता है। वो भी आपकी आय का एक साधन हो सकता है, दूध भी आपकी आय का साधन हो सकता है, प्राकृतिक खेती भी आपकी आय का साधन होती है। उसके अलावा जहां पानी लगता है वह मत्स्य पालन भी आपकी आय का एक साधन हो सकता है। आपकी आय एक चीज से नहीं बढ़ेगी। और सरकार आपको किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहती है, उस दृष्टिकोण से हम मूलभूत परिवर्तन अपने नियमों में कर रहे हैं, अपने कानून में बदलाव कर रहे हैं, और आपके हाथ में सीधा पैसा कैसे आए उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय है, हम कृत संकल्प हैं कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। हम सरकारी रोजगार में जो आज सरकार में लगे हुए 1,95,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनकी एक साल में वेतन और भत्तों पर हम 16,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। फिर वो सरकार से जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके एक साल में हम 10,000 करोड़ रुपया उनकी पेंशन और भत्तों के लिए खर्च करते हैं। तकरीबन 3 लाख परिवार जो है, जिनको हम सरकारी क्षेत्र में या पेंशन के क्षेत्र में रिटायर होकर हमसे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन किसान, समाज का अंतिम व्यक्ति जो गांव के कोने में बैठा हुआ है, जिसके पास ना क्वालिटी लाइट मिल पा रही है, ना क्वालिटी वाटर मिल पा रहा है, पानी मिल पा रहा है, और ना उसकी शिक्षा के, उनके बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार आ रहा है, हमारी सरकार उन सभी बिंदुओं को पहचानने के बाद उसमें मूलभूत परिवर्तन कर रही है। किसान के हाथ में पैसा को पहुंचाने के लिए आने वाले बजट में आप देखेंगे कि हम आप में मूलभूत परिवर्तन उस बजट के माध्यम से आपकी आय बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आपकी आय बढ़ेगी, एक सोच बदलेगी, तब आप उस दृष्टिकोण से उस दिशा में जाएंगे। अब कामधेनु सोसाइटी में 37 लोगों ने काम शुरू किया। अभी मैं उनसे आते हुए पूछ रहा था कि अब आगे आने वाले समय में क्या करने वाले, कहते 100 करोड़ रुपए का हम टर्नओवर करने वाले। तो एक इच्छा शक्ति उनकी मजबूत हुई है। उन्हें पता लगा है कि हमें ये काम करेंगे तो इतनी इनकम अश्योर्ड आएगी। अभी जो हमारे दुग्ध उत्पादक है, उनको ये नहीं लगा कि अगर हम इतना किलो दूध उगाते हैं तो क्या हमें अश्योर्ड इनकम मिलेगी। तो अश्योर्ड इनकम के तौर पर क्या कोई किसान अगर महसूस करेगा कि मुझे महीने की अश्योर्ड इनकम मिल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने राजीव गांधी सोलर स्टार्टअप योजना लाई है फेज 2 की, कि आपके पास अगर 3 बीघा पहाड़ी वाली जगह है जिसमें सिर्फ घास ही हो सकता है पर धूप पड़ती है, तो हमने कहा कि आप 100 किलोवाट के लिए 3 बीघा जगह हमें दीजिए, उसके बदले हम आपसे 10% लेंगे और 30% सरकार डालेगी। आपको 20,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। ये भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग है। मैं आपको आश्वासन ये देना चाहता हूं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी पांव पसार रही है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। और जो पुरानी परंपराएं हैं और जो अतीत में हमें बुजुर्गों ने दिया, उसको भी बनाकर रखना है। साथ चलोगे तब उसका अधिकतम फायदा होगा। पुरानी परंपराओं को लेकर और आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेकर आप चलोगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। अब जो बकरी का दूध है, जिसके साथ अभी मिल्क फेडरेशन आगे बढ़ने जा रही है, उसमें क्या गुण है, उसमें भी आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी।
हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि इसको पीने से उसके डिटेल में जाकर हम उसके जो उसकी स्लिप लगेगी उसमें डिटेल में लिखा होगा। इसी तरह पहाड़ी गाय का दूध है, पहाड़ी गाय के दूध को भी हम स्टडी करेंगे कि कौन से क्या क्या प्रोटीन्स कितना है, कितने फैट है, सब चीजें से स्टडी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो दूध ऊंची पहाड़ियों के पास से आता है, जहां बड़े बड़े मेडोज हैं, 5-5 किलोमीटर के मेडोज है, घुमांतु गुजर वहां गुजर घूमते हैं, उस दूध की क्वालिटी बहुत ही बेटर होगी, क्योंकि वो जंगल में जाकर घूम रहे हैं। जो आप कैटल फीड खिला रहे हैं उसकी क्वालिटी में क्या कमी है वो भी स्टडी करनी पड़ेगी। आपने देखना, जब गुज्जर दूध का खोआ बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि वो डिफरेंट जगह से घूम घूम के जब चलते हैं रास्ते में तो उसका दूध का टेस्ट भी अलग होता है। तो अब इस दिशा में भी हमें सोचने की जरूरत है। हमारी सरकार निश्चित तौर पर किसान की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, और इस दृष्टि से मेरा खुद का मत है, जब गांव के लोगों की आय बढ़ेगी तब हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम जितने मर्जी हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है, उद्योग भी आए, लेकिन हमारी 90% जनसंख्या गांव में रहती है। और केवल शिमला शहर था, एक शिमला शहर, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स समय की समर कैपिटल था, तब इसकी पॉपुलेशन 1 लाख 1.5 लाख तो हमारे समय होती थी, अब तो 5 लाख हो गई। अभी हमने 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बनाई, तो वहां भी लोग आधे गांव में रहते हैं, दिन में आते हैं चले जाते हैं, तो ट्रांजिट पॉपुलेशन है। तो बदलाव की दृष्टि से कोई सरकार ही बदलाव नहीं कर सकती, आपकी सोच में कोई सरकार ही बदलाव नहीं कर सकती। पर मैं जब देखता हूं पूरे हिंदुस्तान के, जब जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि हमारे हिमाचल के बच्चे, युवा युवतियां, बेटे बेटियां लगे हुए 15,000 रुपये में, कोई 12,000 रुपये में, कोई 10,000 रुपये में दिल्ली तक गए जा रहे हैं। क्या कमाते होंगे, क्या खाते होंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, उनको भी रोजगार के अवसर पैदा कैसे करने हैं, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य करेगी। गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो अपना साधन को मजबूत करके आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए भी रोजगार पैदा करना है। आज कृषि से संबंधित मैं क्यों आपके बीच में आया हूं? आज से पहले कभी ऐसी बैठक नहीं हुई होगी जिसमें आपके विचारों को हमने सुना। मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपकी आय बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको सामर्थ्य करना चाहता हूं, ताकि आपके पास सीधा पैसा जाए। मिल्क फेडरेशन जो दूध खरीद रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मिल्क फेडरेशन को उस रेट पर दो। उसका मतलब ये है कि अगर आपका मार्केट में रेट मिल्क फेडरेशन के रेट से ज्यादा है तो आप पहले मार्केट में बेचिए, जब नहीं है तो आप मिल्क फेडरेशन को बेच सकते हैं। ये उद्देश्य है, ताकि आपका शोषण ना हो। गांव में रहने वाली कोई महिला दूध लेके आए तो बोले कि सरकारी रेट तो 32 रुपए था, बाजार में 50 रुपए है, और जिससे हम उस थैली के दूध को पीते, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, जिससे हमने सब कुछ निकाल लिया होता है। उसका रेट जब 60 और 65 रुपए हो सकता है, तो जो आप दूध पैदा करते हैं उसका सही मूल्य भी आपको मिले, हमारी सरकार इस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय में हम डगवार में एक हाई एंड टेक्नोलॉजी का मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं, जिसमें दूध भी होगा, दही भी होगा, सब प्रकार का खोआ भी होगा, चीज भी होगा। और जो ये हमारी इन्होंने कहा कि हम 150 लीटर बना रहे हैं और सारे हिमाचल में उसका जो हमारे टॉप के होटल है उनमें उनकी सप्लाई जारी है, वो फार्मूले को भी इनसे सीखना पड़ेगा। आप लोग अगर ये 150 किलो प्रतिदिन के साथ बना रहे हैं तो घर में आके आप 20 किलो दूध का ही बना दीजिए। ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ बातें आपने मेरे सामने रखी है, मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की है, किसान की आय बढ़े और उस किसान पर ज्यादा टैक्स न लगे, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार विचार करेगी। और निश्चित तौर पर
आने वाले 3-4 साल में आप अपने में परिवर्तन देखेंगे। समय लगेगा ना, एक समय चला हुआ 40 साल से ये हो रहा वो हो रहा, कोई सोचता थोड़ी था। पशुपालन विभाग तो ऐसा था कि काम टाल दिया, पशु खरीदे, अनुदान लिया और छोड़ दिया। पशुपालन विभाग को ये मिल्क फेडरेशन को है कि दूध लिया बेच दिया। अब इसमें भी बदलाव की जरूरत है और हम बदलाव कर रहे हैं। इसके रिजल्ट 2 साल के भीतर आपको आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि एक सोच, जो योजनाएं बनाने वाले होते हैं उनकी सोच को भी बदलने की जरूरत है। वो सोच बदलने के लिए आप लोगों का फीडबैक जरूरी है। आप लोगों के फीडबैक से हमारी भी सोच बदलती है। तो हमारी सरकार इस दृष्टि से आपके लिए कार्य कर रही है। आप खुश होंगे। मैंने कहा है हमेशा कि 2027 तक हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। कई लोगों को यह बात मजाक लगती होगी कि 2027 तक कैसे लाएंगे, इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि आज के हिसाब से तो हम ये संभावना सोच नहीं सकते। कितना कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपया तो हम लोन की जो किस्त है उसकी रीपेमेंट और ब्याज पर खर्च करते हैं। किसान को क्या मिल रहा है? तो मैंने इस बार थोड़े परिवर्तन करने की कोशिश की है कि किसान के पास भी कुछ मिलना चाहिए, जिसकी झलक जो अभी भविष्य में बजट आएगा, बजट देखते नहीं होंगे आप, अखबार में पढ़ लिया उसको, बजट की में आपको उसकी झलक देखने को जरूर मिलेगी। और अगर किसान को मजबूत करना है तो उसके पास पशु का होना भी बहुत जरूरी है। और अगर उसने प्राकृतिक खेती में जाना है तो निश्चित तौर पर ही जरूरी है। तो हमारी सरकार इस सब दृष्टिकोण से आपके लिए कार्य कर रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो बातें आपने यहाँ रखी है, जो बातें आपके जो हमारे स्पीकर महोदय ने भी रखी है, कुछ ने इंटरेक्शन करके भी रखी है, इन सब बातों पर हम गौर करके आगे बढ़ेंगे और ये आने वाले समय में इसकी झलक आपको दिखाई भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।